कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा जो कुछ साल पहले तक हर खिलौने को सिर्फ मेरा कहकर उस पर कब्जा कर लेता था, वो कुछ ही सालों में चलो मिलकर खेलते हैं और अपनी बारी का इंतजार करो जैसे नियम कैसे सीख जाता है। ये बदलाव आता कहाँ से है? मतलब ये किसी जादू से कम तो नहीं लगता है ना? है तो जादू जैसा ही, पर इसके पीछे एक पूरी साइंस है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हम सब से होकर गुजरी है, पर हमने शायद ही कभी रुककर उसके बारे में सोचा हो। तो आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिकरण या सोशलाइजेशन, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे के लिए सबसे जरूरी क्या है, माता पिता का प्यार, टीचर का अनुशासन या फिर दोस्तों का साथ। आज हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के स्रोत इस जंग में किसका पलड़ा भारी बताते हैं। हमारी ये पड़ताल खास तौर पर 6 से 11 साल के बच्चों पर फोकस्ड है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि बच्चे समाज के तौर तरीके आखिर सीखते कैसे हैं। बिल्कुल। और अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो सामाजिकरण वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक बच्चा समाज के नियम, वैल्यूज और तौर तरीके सीखता है। ओके। इस प्रोसेस के आखिर में 3 बड़ी चीजें होती हैं। एक, बच्चा ये समझने लगता है कि लोग उससे क्या उम्मीद करते हैं। 2, उसका अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, यानी मैं कौन हूं वाली फीलिंग। और 3, वो वैसा व्यवहार करना सीखता है जिसे समाज में अच्छा माना जाता है। ये सब सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन असल में ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जब बच्चा प्राथमिक स्कूल में होता है तो उसकी दुनिया सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहती, वो अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी। और ये वो दौर है जब वो अपने स्व केंद्रित या ईगोसेंट्रिक बर्ताव से बाहर निकलता है, जहाँ हर चीज बस उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। अब उसे दूसरों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, और इस एडजस्टमेंट को सिखाने में 3 मुख्य एजेंट्स या आप कह सकते हैं माध्यमों की भूमिका होती है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। पहले हैं परिवार यानी माता पिता, दूसरे हैं स्कूल यानी टीचर्स, और तीसरे हैं सहपाठी यानी दोस्त। अच्छा। ये तीनों मिलकर बच्चे को मैं की दुनिया से निकालकर हम की दुनिया में लाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों का रोल बिल्कुल अलग है और शायद एक दूसरे से ज्यादा जरूरी भी। अच्छा, तो ये एक टीम की तरह है। चलिए टीम के पहले खिलाड़ी से शुरू करते हैं, माता पिता। उन्हें सामाजिकरण का प्राथमिक माध्यम कहा गया है। ये तो नींव की तरह हुए। बिल्कुल, ये नींव ही है। स्रोत कहते हैं कि माता पिता बच्चों को सबसे पहले इमोशनल सिक्योरिटी देते हैं। और ये इमोशनल सिक्योरिटी ही आप समझिए सब कुछ है। इसे एक लॉन्च पैड की तरह समझिए। लॉन्च पैड? हाँ, जो रॉकेट को नीचे एक मजबूत स्थिर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो उड़ान नहीं भर सकता। वैसे ही जब तक बच्चा घर पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता, वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। वाह, ये बहुत अच्छा एनालॉजी है। यही सुरक्षा उसे आत्मविश्वास देती है कि अगर मैं बाहर जाकर कोई गलती कर भी दूं, तो मेरे पास वापस आने के लिए एक सेफ जगह है। मतलब घर वो सेफ्टी नेट है जो बच्चे को सामाजिक दुनिया में, आप कह रही हैं, कलाबाजियां करने की हिम्मत देता है। बिल्कुल। इसके अलावा नैतिकता का पहला पार्ट, यानी क्या सही है और क्या गलत, इसकी बुनियाद भी परिवार में ही रखी जाती है। जैसे शेयर करना अच्छी बात है। हाँ, शेयर करना अच्छी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब बातें बच्चा सबसे पहले घर में सुनता है। और साथ ही जेंडर रूल्स की पहली समझ भी वहीं से मिलती है कि समाज लड़कों और लड़कियों से अलग अलग तरह के व्यवहार की उम्मीद क्यों और कैसे करता है। यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल का भी तो बड़ा रोल होता होगा। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि पेरेंटिंग का तरीका बच्चे के सामाजिक विकास पर गहरा असर डालता है। देखिए, एक तरीका है बहुत सख्त होना, जहाँ हर बात पर रोक टोक हो। दूसरा है बिल्कुल अनदेखा कर देना। लेकिन जो सबसे असरदार तरीका माना गया है वो है स्नेहपूर्ण और सहयोगी माहौल, जहाँ नियम तो हो लेकिन उन्हें प्यार से समझाया जाए। ऐसे माहौल में पले बड़े बच्चों में आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोशल स्किल्स ज्यादा होते हैं। वो दूसरों से बात करने में झिझकते नहीं हैं। तो मतलब घर पर बच्चे को अपनी सामाजिक यात्रा शुरू करने के लिए एक कॉन्फिडेंस और एक नैतिक कंपास दोनों मिलता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वो इस तैयारी के साथ पहली बार स्कूल के गेट के अंदर कदम रखता है और वहाँ उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, पूरी तरह। वहाँ उसे एक नया गाइड मिलता है, टीचर। बिल्कुल। और उनका रोल माता पिता से बिल्कुल अलग होता है ना। लेकिन स्कूल में नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। सही बात है। क्लासरूम एक तरह से समाज का छोटा मॉडल है।
वहां 30-40 और बच्चे हैं और सबको एक ही नियम फॉलो करने हैं। तो टीचर सिर्फ मैथ्स या हिंदी नहीं सिखा रहे, वो असल में बच्चों को एक बड़े ग्रुप में रहना सिखा रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब टीचर असल में अनुशासन और सामाजिक नियमों के कोच हैं। पर ये होता कैसे है? क्या सिर्फ चुप रहो या लाइन में चलो बोलने से हो जाता है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। एक बड़ा कॉन्सेप्ट जिस पर स्रोत जोर देते हैं वो है लोकतांत्रिक कक्षा या डेमोक्रेटिक क्लासरूम का। लोकतांत्रिक कक्षा। हाँ, इसका मतलब सिर्फ बच्चों को चुप कराना नहीं है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? क्लासरूम में इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए क्लास में एक ग्रुप प्रोजेक्ट करना है। एक नॉन डेमोक्रेटिक टीचर बस ग्रुप्स बनाकर टॉपिक दे देगा और कहेगा काम करो। लेकिन एक डेमोक्रेटिक टीचर वो बच्चों को शायद खुद अपने ग्रुप्स बनाने दे, उन्हें अपना टॉपिक चुनने में मदद करे। अच्छा। और जब ग्रुप में कोई झगड़ा हो तो उन्हें डांटने की बजाय ये सिखाए कि मिलकर प्रॉब्लम कैसे सुलझानी है। वो बच्चों को जिम्मेदारी लेना, एक दूसरे की बात सुनना और आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। यहाँ नियम ऊपर से थोपे नहीं जाते, बल्कि उनकी वजह समझाई जाती है। अच्छा, अब समझ में आया। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक टीचर थे जो हमेशा कहते थे, तुम जवाब से असहमत हो सकते हो, लेकिन तुम अपने साथी का मजाक नहीं उड़ा सकते। बिल्कुल। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो हमें सिर्फ विषय नहीं बल्कि दूसरों का सम्मान करना सिखा रहे थे। उनका अपना व्यवहार भी बहुत शांत और निष्पक्ष होता था। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। टीचर का अपना व्यक्तित्व एक रोल मॉडल का काम करता है। बच्चे अनजाने में ही अपने टीचर के बात करने का तरीका, उनके मूल्य और मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने का ढंग कॉपी करते हैं। अगर टीचर खुद चिल्लाएगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर टीचर शांत रह के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। ठीक है, तो परिवार ने इमोशनल सेफ्टी नेट दिया, टीचर ने समाज का रूल बुक थमा दिया, लेकिन असली खेल तो दूसरे खिलाड़ियों के साथ ही खेला जाता है ना? बिल्कुल, असली खेल तो वही है। अब आते हैं उस ग्रुप पर जो इस उम्र में बच्चों के लिए शायद सबसे अहम हो जाता है, उनके दोस्त, उनका सहपाठी समूह। ऐसा क्यों है कि 8-9 साल की उम्र के बाद अचानक दोस्तों की कही बात माता पिता की बात से ज्यादा जरूरी लगने लगती है? ये एक बहुत ही नेचुरल और जरूरी बदलाव है। दोस्तों का ग्रुप या पीयर ग्रुप एक ऐसी दुनिया है जहां बड़ों का कोई दखल नहीं होता। हाँ। ये उनकी अपनी दुनिया है, अपने नियमों वाली। यहाँ बच्चा वो चीजें सीखता है जो ना माता पिता सिखा सकते हैं ना टीचर। जैसे कि? मुझे तो बस खेल और मस्ती ही नजर आती है। उस खेल और मस्ती के पीछे बहुत गहरी लर्निंग छिपी है। सबसे पहली चीज जो बच्चा दोस्तों से सीखता है वो है सहयोग और समझौता करना। सहयोग? हाँ, कभी बच्चों को खेलते हुए ध्यान से देखिएगा, उनके खेलों के नियम कितने अजीब और जटिल होते हैं। पकड़म पकड़ाई में डेन कहाँ होगा, कौन कितनी देर तक सांस रोक सकता है, चीटिंग क्या मानी जाएगी, ये सब नियम बच्चे खुद बनाते हैं और खुद ही लागू करते हैं। इन नियमों को मनवाने के लिए कोई बड़ा नहीं होता। हाँ, ये तो है। और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। बिल्कुल, और इसी दबाव में बच्चा सीखता है कि एक ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए समझौता करना पड़ता है, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है और कभी-कभी वो काम भी करना पड़ता है जो उसका मन नहीं है। वो न्याय यानी फेयरनेस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दूसरी बड़ी चीज है अपनी एक सामाजिक पहचान बनाना। हम क्रिकेट वाली टीम हैं या हमारा ग्रुप सबसे अच्छा डांस करता है। किसी ग्रुप का हिस्सा होना उन्हें अपनेपन का एहसास देता है, जो बड़ों की दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर दोस्तों से तो बच्चे गलत आदतें भी सीखते हैं। क्या होता है जब घर में सिखाए गए मूल्य और दोस्तों से सीखी कूल बातें आपस में टकराती हैं? जैसे घर में सिखाया है कि गाली देना गलत है, पर दोस्तों के ग्रुप में वो कूल माना जाता है। ये एक शानदार सवाल है और समाजीकरण की प्रक्रिया का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा भी यही है। जब ये टकराव होता है तो बच्चा पहली बार अपनी स्वतंत्र सोच का इस्तेमाल करता है। उसे चुनना पड़ता है। सही बात है। क्या मैं अपने माता पिता की बात मानूं या दोस्तों के बीच फिट होने की कोशिश करूं? इस कश्मकश से ही उसका अपना नैतिक कंपास विकसित होता है। वो धीरे धीरे ये समझना शुरू करता है कि कुछ नियम अटूट होते हैं, जैसे चोरी ना करना, और कुछ नियम सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। जी। ये संघर्ष उसके सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। वाह, मतलब दोस्तों के साथ होने वाले ये छोटे मोटे झगड़े और कंफ्यूजन असल में बच्चे को आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल,
तो अगर हम अपनी शुरुआती बहस पर वापस आएं कि माता पिता, शिक्षक और दोस्त, इन तीनों में से कौन ज्यादा जरूरी है, तो हमारे स्रोत क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए, स्रोत किसी एक को विजेता घोषित नहीं करते। जी। वो ये बताते हैं कि तीनों एक तिपाई की तरह है। एक भी पैर हटा दो तो पूरी संरचना गिर जाएगी। तीनों की भूमिका यूनिक है और इररिप्लेसेबल है। इसे ऐसे लिखिए, माता पिता बच्चे को खेलने का आत्मविश्वास देते हैं, शिक्षक उसे खेल के नियम सिखाते हैं, और दोस्त उसे असल में दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेलना सिखाते हैं। खेलना सिखाते हैं मतलब जीतना हारना। हाँ, जीतना हारना, झगड़ना और फिर सुलह करना। तो इसका कुल मतलब ये हुआ कि बिना दोस्तों के एक बच्चा सामाजिक रूप से अधूरा रह सकता है, भले ही उसके माता पिता और शिक्षक कितने भी अच्छे क्यों ना हो। हाँ। और बिना अच्छे शिक्षकों के वो सामाजिक नियमों को नहीं समझ पाएगा, और बिना माता पिता की दी हुई भावनात्मक सुरक्षा के वो शायद कभी मैदान में उतरने की हिम्मत ही ना करे। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है, और इसीलिए हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां इन तीनों पहलुओं को महत्व दिया जाए। ओके, क्लासरूम में बच्चों को आपस में बातचीत करने यानी पीयर इंटरेक्शन के भरपूर मौके मिलने चाहिए। सिर्फ लेक्चर से सामाजिक विकास नहीं होता। शिक्षक और बच्चे का रिश्ता पॉजिटिव होना चाहिए, और हर बच्चे के अलग सोशल स्वभाव का सम्मान होना चाहिए। संक्षेप में कहें तो एक सहयोगी और चाइल्ड सेंटर्ड नजरिया ही बच्चे के स्वस्थ सामाजिक विकास की कुंजी है। तो आज हमने समझा कि कैसे एक बच्चा अपने परिवार के सुरक्षित दायरे से निकलकर स्कूल और दोस्तों के एक बड़ी और जटिल दुनिया का हिस्सा बनता है। हमने देखा कि माता पिता, शिक्षक और दोस्त, ये तीनों मिलकर उसे समाज में रहने के वो सारे तौर तरीके सिखाते हैं जो उसे एक जिम्मेदार और सहयोगी इंसान बनाते हैं। ये कोई एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि इन तीनों का एक मिला जुला, कभी कभी टकराता हुआ असर है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें सामाजिकरण के इन तीन पारंपरिक और बेहद महत्वपूर्ण माध्यमों के बारे में बहुत साफ तस्वीर देते हैं, लेकिन ये हमें एक नए और बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाते हैं। और वो क्या है? स्क्रीन पर बताते हैं। तो क्या हमें अब एक चौथे माध्यम के बारे में भी सोचना चाहिए, यानी डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग समुदाय? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। ये नया माध्यम बच्चों के सामाजिक व्यवहार, उनके सहयोग करने के तरीके और नियमों की उनकी समझ को कैसे बदल रहा है? जब एक बच्चा एक ऑनलाइन गेम में दुनिया के अलग अलग कोनों के बच्चों के साथ मिलकर कोई मिशन पूरा करता है, तो क्या वो भी एक तरह का सामाजिकरण नहीं है? क्या वो वहां सहयोग, नियम और धोखा देना नहीं सीख रहा? सामाजिकरण के वो पुराने नियम जो हमने आज डिस्कस किए, क्या इस वर्चुअल दुनिया पर भी उसी तरह लागू होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले सालों में हमें खोजना होगा।